वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडियाज़ प्रोग्रेस ऑन क्लाइमेट चेंज। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया की जो प्रोग्रेस है क्लाइमेट चेंज पर वो अभी स्क्रूटनी में है, क्योंकि एक रीसेंट असेसमेंट ये हाईलाइट कर रही है कि गैप है बिटवीन एमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन और एब्सोल्यूट एमिशन कंट्रोल में। तो अगर हम देखें 2015 के पेरिस क्लाइमेट समिट में इंडिया ने कमिट किया था कि वो एमिशंस रिड्यूस करेंगे अपनी जी 2005 के जीडीपी लेवल्स से बाय 33 टू 35% 2030 तक। 40% नॉन फॉसिल फ्यूल पावर कैपेसिटी बाय 2030 अचीव करेंगे और उसको एनहेंस करके बाद में 50% कर दिया गया। इंस्टॉल करेंगे 175 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2022 और एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 टू 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट बनाएंगे थ्रू फॉरेस्ट्स। अब इंडिया ने नोटेबल प्रोग्रेस अचीव की है एमिशन रिड्यूस करने में, एमिशन इंटेंसिटी रिड्यूस करने में। 2020 तक एमिशन इंटेंसिटी जो है वो लगभग 36% रिड्यूस ऑलरेडी हो चुकी थी 2005 के लेवल्स पर, जो कि हमारा जो टारगेट था कि 2030 तक अचीव करना, तो मतलब हमने 10 साल पहले ये उसे अचीव कर लिया। और इम्प्रूवमेंट जो है वो कैसे हो पाई, क्योंकि रैपिड एक्सपेंशन हुई नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेज की। इंडिया का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो ग्रेजुअली सर्विसेज और डिजिटल सेक्टर्स की तरफ मूव हो गया, जो कि लेस एमिशन इंटेंसिव हैं दैन मैन्युफैक्चरिंग। फिर नेशनल एफिशिएंसी इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए गए थे, जैसे पैट स्कीम, उजाला एलईडी प्रोग्राम्स। लेकिन ये गेम्स जो है वो रिलेटिवली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं रिलेटिव डीकपलिंग, मतलब जब एमिशंस जो है वो आपकी स्लो ग्रो हो रही हैं रादर दैन जीडीपी। तो डिस्पाइट इम्प्रूवमेंट्स, इंडिया की जो एब्सोल्यूट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं वो अभी भी हाई हैं। तो जीडीपी ग्रोथ जो है वो आउटपेस तो उसने किया है एमिशन ग्रोथ को, लेकिन टोटल एमिशंस जो है वो भी डिक्लाइन नहीं हुए हैं। सेक्टर वाइज एनालिसिस ये भी रिवील कर रहा है कि एमिशंस जो है सीमेंट, स्टील, ट्रांसपोर्ट से वो इंक्रीज ही होते जा रहे हैं। इंडिया जो है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट एमिटर जो है वो इस टाइम पर है एब्सोल्यूट टर्म्स में। इंडिया की रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एक्सपेंशन जो है वो इंप्रेसिव है। नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी जो है वो 30% जो 2015 में थी वो 50% हो चुकी है बाय मिड 2025, जिसमें सोलर पावर जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। मतलब 3 गीगावाट जो था 2014 में, वो अब 110 गीगावाट हो चुका है 2025 में। लेकिन विंड पावर की ग्रोथ जो है वो अभी भी स्लो ही है। तो एक मेजर कंसर्न है गैप बिटवीन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। तो जितना मर्जी आप नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज बना चुके हो, चाहे वो हाफ तक आ चुके हैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के, लेकिन अभी सिर्फ 22% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में ही वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कोल अभी भी जो है वो पावर जनरेशन को डोमिनेट करता है। अगर हम फॉरेस्ट कार्बन सिंक के बारे में देखें तो ऑफिशियल एस्टिमेट्स ये कहते हैं कि सिर्फ 0.2 बिलियन टन्स का टारगेट रह गया है 2030 के गोल को अचीव करने में, जो कि हम आराम से अभी कवर कर सकते हैं। लेकिन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो ब्रॉड डेफिनेशन है फॉरेस्ट कवर की, जिसमें प्लांटेशंस, मोनोकल्चर्स और ट्री कवर्ड आउटसाइड नेचुरल फॉरेस्ट जो है वो इन्फ्लेट कर देता है कार्बन स्टॉक फिगर्स को। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं राइज इन सिल्वर प्राइजेस। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लगभग 10% का वन डे फॉल हुआ था लेट दिसंबर में, लेकिन फिर भी सिल्वर ने क्विकली रिबाउंड करके लगभग 30% का गेन कर लिया है। और एक रिमार्केबल राइज हुआ है 160% का 2025 में सिल्वर के प्राइजेस में। ग्लोबल ट्रेड टेंशन से सबसे ज़्यादा इसको बेनिफिट मिला है। अनलाइक गोल्ड, जिसको स्टोर ऑफ वेल्थ की तरह हम यूज़ करते हैं, सिल्वर को डाइवर्स सोर्सेस और ऑफ डिमांड से की वजह से इसको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल यूज़ में भी इसका जो है वो आप इस्तेमाल देखते हो। सिल्वर की स्ट्रॉन्ग डिमांड है ज्वेलरी और कॉइन्स में भी, और वाइड मिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड ऑर्नामेंटल यूजेस भी हैं इसके सिल्वर के। तो क्यों ये इसको बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि सिल्वर जो है वो एक बाय प्रोडक्ट ऑफ माइनिंग ऑफ अदर मेटल्स होता है ये, और इसकी सप्लाई जो है वो राइजिंग इंडस्ट्रियल डिमांड को जो है वो पेस नहीं कर पा रही है। नवंबर 2025 में यूएस ने सिल्वर को अपनी क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में भी डाला, जिसकी वजह से फाइनेंसिंग और जो है वो इसको और बढ़ गई। न्यू रेयर मेटल्स एक्सपोर्ट्स रिस्ट्रिक्शंस आए चाइना के, जिसकी वजह से हाइटेंड कंसर्न्स हुए और सिल्वर को इन कंट्रोल्स में डाल दिया गया। रिस्ट्रिक्शंस जो है वो वरी कर रही हैं मैन्युफैक्चरर्स को जो कि सिल्वर पर रिलायंट हैं। यूएस भी इसकी स्टॉक पाइलिंग कर रहा है, जिसकी वजह से सप्लाई में मिसमैचेस आ रहे हैं। ठीक है, इंडियन इन्वेस्टमेंट्स भी इसमें सर्ज हो रही हैं। अगर हम देखें तो सिल्वर ईटीएफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा गोल्ड ईटीएफ से ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं। न्यू ईटीएफ यूनिट्स बनाने के लिए आपको फिजिकल सिल्वर भी चाहिए होता है, तो फिर उससे सप्लाई और ज़्यादा कंस्ट्रेन हो जाती है। तो अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिल्वर ही
तेज़ी से बढ़ रहा है, बल्कि अगर हम देखें कमोडिटी सर्ज जो 2025 का है, वो सिर्फ प्रेशियस मेटल से बढ़कर आगे के दूसरे मेटल्स में भी देखने को मिल रहा है। जैसे कॉपर जो है, उसने $12,000 पर टन का मार्क पहली बार क्रॉस किया है। यूएस डॉलर वीक हो रहा है, उसकी वजह से गोल्ड, सिल्वर, इंडस्ट्रियल मेटल्स और इवन बिटकॉइन भी जो है वो फेवर उनको मिल रहा है। और यूएस के असेट्स में कॉन्फिडेंस डिक्लाइन हो रहा है, और जियोपॉलिटिकल रिस्क्स हैं, मॉनेटरी पॉलिसी ईज हो रही है, फिजिकल कंसर्न्स हैं, जिसकी वजह से जो है अक्रॉस कमोडिटीज मोमेंटम, अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डस्ट एक्सपेरिमेंट। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसरो ने अपने फर्स्ट एवर डस्ट एक्सपेरिमेंट से ये देखा है कि एक इंटर प्लानिटरी डस्ट पार्टिकल अर्थ के एटमॉस्फेयर में हर 1000 सेकेंड में आ रहा है। तो ये पहला इंडियन मेड इंस्ट्रूमेंट है जो कि हाई स्पीड इंटरप्लानिटरी डस्ट पार्टिकल्स को हंट करता है, और ये डेवलप किया गया है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा। ये अगर हम देखें तो एक कॉम्पैक्ट इंस्ट्रूमेंट है जो इम्पैक्ट्स को हेयर करने के लिए ट्यून किया गया है, वाइटल डाटा डेटा कैप्चर करने के लिए। इसका जो डिटेक्टर है वो कॉस्मिक डस्ट पार्टिकल को किसी भी प्लैनेट, चाहे उसका एटमॉस्फेयर हो या ना हो, उसको डिटेक्ट कर सकता है। अब इंटरप्लानिटरी डस्ट पार्टिकल्स क्या हैं? माइक्रोमीटर स्केल पार्टिकल्स जो ओरिजिनेट होते हैं सोलर सिस्टम से, और ये माइक्रोस्कोपिक श्रापनल हैं जो कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड से आते हैं, और इनको एनालाइज किया जा सकता है इंसाइट्स गेन करने के लिए इनके ओरिजिन्स, फॉर्मेशन मैकेनिज्म्स, प्रोसेसेस जो अर्ली सोलर या प्री सोलर इन्वायरमेंट्स में अकर हुए हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बायोबिट्यूमिन। ये टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहा है कि इंडिया जो है वो एरा ऑफ क्लीन ग्रीन हाईवेज की तरफ बढ़ रहा है। तो बायोबिट्यूमिन क्या है? बायोबिटुमिन इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है रिन्यूएबल ऑर्गेनिक मटेरियल्स के थ्रू, और ये एक ऑल्टरनेटिव है पेट्रोलियम बेस्ड बिटुमिन का। तो रॉ मटेरियल्स जैसे प्लांट बेस्ड ऑयल्स, लिग्निन और एल्गी को कलेक्ट करके प्री प्रोसेस किया जाता है, फिर थर्मल डिकम्पोजिशन होती है बायोमास की एट कंट्रोल टेम्परेचर्स, जिसकी वजह से बायो ऑयल प्रोड्यूस होता है जो कि एक प्रीकर्सर है बायोबिटुमिन का। बायो ऑयल जो है वो अंडरगो करता है रिफाइनिंग, पॉलीमर मॉडिफिकेशन, ताकि इसकी विस्कोसिटी को एनहेंस किया जा सके, थर्मल स्टेबिलिटी दी जा सके। और बायो बिटुमिन जो है उसको कई बार कन्वेंशनल बिटुमिन से के साथ भी ब्लेंड कर दिया जाता है इसकी परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स को इम्प्रूव करने के लिए। इसकी प्रोडक्शन जो है वो स्लाइटली लोअर कार्बन एमिशंस जो है वो रिजल्ट होता है उससे। तो ये पायरोलिसिस टेक्नोलॉजी क्या है? एक इंडिजिनस इनोवेशन है ये, जिसमें इन्वॉल्व होता है कलेक्शन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट राइस स्ट्रॉ, उसकी फिर पैलेटाइजेशन होती है, उसको बायो ऑयल में पायरोलिसिस के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है, उसको उसके बाद कन्वेंशनल बिटुमिन में ब्लेंड किया जाता है। तो 20 से 30% कन्वेंशनल बिटुमिन जो है वो सेफली रिप्लेस हो सकता है बिना उसकी परफॉर्मेंस को कॉम्प्रोमाइज़ किए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लगभग 50,000 से ज़्यादा पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ अक्रॉस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज सर्टिफाई हो चुके हैं अंडर अंडर एनक्यूएएस। तो एनक्यूएएस क्या है? क्वालिटी फ्रेमवर्क मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बनाया है इंश्योर करने के लिए क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। इनिशियली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पर ही फोकस्ड है, और ये स्टैंडर्ड्स प्राइमरली जो है प्रोवाइडर्स को जो है के लिए बनाए गए हैं ताकि वो अपनी क्वालिटी इंप्रूवमेंट कर सकें थ्रू प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स, और वो फैसिलिटीज़ फॉर सर्टिफिकेशन आगे खुद ला सकें। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक 4 डे स्पोर्ट्स साइंसेज वर्कशॉप लॉन्च की है स्पोर्ट्स कोचेज़ के लिए। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया क्या है? अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है? एपेक्स नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी है इंडिया की, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के अंडर। 1984 में इसको बनाया गया था। रजिस्टर्ड सोसाइटी है, प्रमोट करती है स्पोर्ट्स को और अचीव करना चाहती है स्पोर्ट्स एक्सीलेंस एट नेशनल इंटरनेशनल लेवल। और इसके अगर हम देखें प्राइमरी एफर्ट्स वो हैं वाइड स्प्रेड टैलेंट स्काउटिंग और ट्रेनिंग ऑफ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स। अब ये स्कीम्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट की जा रही हैं थ्रू वेरियस रीजनल सेंटर्स ऑल्सो। और एसएआई को रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटेन और यूटिलाइज करने की कई तरह के स्टेडियम्स, खासकर दिल्ली में, जो एशियन गेम्स के लिए बनाए गए थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स, करनी सिंह शूटिंग रेंजेस। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं PSLV C62 मिशन। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसरो का PSLV C62 रॉकेट जो है वो श्रीहरिकोटा से लॉन्च होने वाला है, और इंडिया का ये पहला स्पेस लॉन्च होगा 2026 का। तो ये एक मल्टी पेलोड मिशन है इसरो का, जो कि फर्स्ट स्पेस लॉन्च है 2026 का। इसका प्राइमरी पेलोड जो है वो होगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-N1, और ये सैटेलाइट जो है सिविलियन एप्लीकेशंस के लिए यूज़ की जाएगी।
फिर यूरोप का कैस्ट्रल इनिशियल डिमॉन्स्ट्रेटर भी ये कैरी करेगा। फिर कई तरह के और कमर्शियल पेलोड जो है कुछ स्टार्टअप्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के, वो भी ये कैरी करने वाला है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये टॉपिक इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इनेबल कर रहा है टिकट बुकिंग ऑनलाइन 170 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स एंड म्यूजियम्स की थ्रू ओएनडीसी प्लेटफॉर्म। ओएनडीसी क्या है? डीपीआईआईटी का जो है इनिशिएटिव है डेमोक्रेटाइज करने के लिए डिजिटल कॉमर्स को। ये प्रमोट करता है ओपन नेटवर्क्स ताकि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स हो सके। तो एक तरह से प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल से शिफ्ट होकर ये ओपन इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म बना रहा है ये, और एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहा है सेलर्स, बायर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स को, ताकि डोमिनेंस जो है लार्ज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की वो तोड़ी जा सके और स्मॉल बिजनेसेस, रिटेलर्स और लोकल आर्टिसंस को एम्पावर किया जा सके। कस्टमर एक्विजिशन और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी लोअर होगी इससे। तो ये जो है बायर साइड, सेलर साइड ऐप्स बनाई गई हैं इसके लिए, और लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म्स को भी ऑनबोर्ड किया गया है। तो ये स्मॉल रिटेलर्स को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपनी सर्विसेज, गुड्स जो है वो बायर्स तक अक्रॉस द कंट्री थ्रू ई कॉमर्स सिस्टम लेके जा सकें, और स्टैंडर्डाइज्ड ऑपरेशंस भी हैं इस पे, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is India's progress on climate change. This topic is important for your environment section. So India's progress on climate targets is being scrutinized because recent assessments have highlighted a gap between emission intensity reduction and absolute emission control. So we know that in 2015 Paris Agreement, India promised or India committed reducing emissions by 3 to 35% from 2005 levels by 2030, achieving 40% non-fossil fuel power capacity by 2030, which was later enhanced to 50%, installing 175 gigawatts of renewable energy capacity by 2022, and creating an additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tons of CO2 equivalent through forests. So India has made notable progress in reducing emission intensity. For example, by 2020, we had already declined our emissions by around 36% compared to 2005 levels to meet our original Paris targets, nearly 1 decade ahead of schedule. This was made possible due to rapid expansion of non-fossil fuel electricity sources, and India's economic structure also gradually shifted from manufacturing towards services and digital sector. And we had also national efficiency initiatives like PAT scheme and Ujala LED programs. But our emissions were growing more slowly than GDP. India's absolute greenhouse gas emissions remain high. Okay. While GDP growth has outpaced emission growth, total emissions have not declined. Emissions from cement, steel, and transport continue to rise, and India is now the world's third largest emitter in absolute terms. India's renewable energy capacity expansion has been very impressive. Non-fossil fuel capacity increased by from about 30% in 2015 to about 50% by mid 2025. Solar power has led this growth, and which has risen from 3 gigawatts in 2014 to over 110 gigawatts by 2025. Wind power growth has been slower due to land availability, grid connectivity issues, and state level regulatory hurdles. A major concern is also the gap between capacity and installed capacity and actual electricity generation. Despite having 50% installed capacity from non-fossil fuel sources, they contribute only around 22% of total electricity generation. Coal still dominates the power generation sector. In terms of forest carbon sinks, we are close to achieving the forest carbon based target also on paper, because about just 0.2 billion tons of additional sequestration is required to meet the 2030 goal. But what is happening here is that Forest Survey of India's definition of forest is very broad, which includes plantations, monocultures, and tree cover outside natural forests, and this is inflating the carbon stock figures also. Okay. So the next topic is rise in silver prices. This topic is important for our economy section. So despite a sharp 10% fall in late December in one day, silver quickly rebounded, and it saw a remarkable rise of more than 160% in 2025. So it is benefiting from global trade tensions and interest rate easing by US Fed Reserve. So unlike gold, which is used as a store of wealth, silver benefits from diverse sources of demand. It is also important for industrial uses. And alongside this, silver also has a strong demand in jewelry and coins. This wide mix of industrial investment in ornamental use makes silver's buyer base broader. Okay.
and more powerful than golds. Silver is largely produced as a byproduct of mining other metals, and its supply has failed to keep pace with rising industrial demand. In November 2025, US added silver to its critical mineral list also. There has been new rare metals export restrictions by China for 2 years, which have heightened concerns as silver is included in these controls. So these restrictions have worried manufacturers reliant on silver also. There was also heavy US stockpiling, which created supply mismatches in global hubs. Indian investments also surged. Where we saw massive inflows into silver ETFs as compared to gold ETFs. The creation of new ETF units also required buying physical silver, which tightened the supply further. But this surge in commodity prices was not just limited to gold and silver. In fact, even copper crossed the $12,000 per ton mark for the first time. So, a weakening US dollar and declining confidence in US assets is favoring gold, silver, industrial metals, and even Bitcoin. Okay. So the next topic is dust experiment. This topic is important for your science and tech section. So ISRO has confirmed through its first ever dust experiment that an interplanetary dust particle enters Earth's atmosphere approximately every 1000 seconds. So what is dust experiment? It is the first Indian made instrument to hunt for these high speed interplanetary dust particles. It is developed by the Physical Research Laboratory. It's a compact instrument tuned to hear impacts, and it is having a detector which can study the cosmic dust particles at any planet having atmosphere or no atmosphere. So, what are these interplanetary dust particles? So, they refer to micrometer scale particles originating from the solar system. They originate from comets or asteroids, and they are used to analyze the insights into their origins, formation mechanisms, and even processes which occurred in early solar or pre solar environments. So the next topic is biobitumen. This topic is important for your environment section. So Union Minister of State for Science and Technology has said that India has entered into an era of clean green highways because of successful technology transfer of biobitumen via pyrolysis. So what is biobitumen? It is manufactured using renewable organic materials like plant-based oils, agriculture waste, or biomass. It's an alternative to petroleum-based bitumen. So it involves multiple steps. First, raw materials like plant-based oils, lignin, or algae are collected and pre-processed. Then thermal decomposition of biomass at controlled temperatures occurs, which produces bio oil, which is a precursor for biobitumen. Then this bio oil undergoes refining and polymer modification, and this biobitumen is blended with sometimes this bitumen is blended with conventional bitumen to improve performance characteristics, and its production results in significantly lower carbon emissions. So what is this pyrolysis technology? It involves the collection of post harvest rice straw, its pelletization and conversion into bio oil through pyrolysis, which is then blended with conventional bitumen. So about 20 to 30% of conventional bitumen can be safely replaced without compromising the performance. So the next topic is national quality assurance standards. This topic is important for your governance section. So about 50,000 plus public health facilities across all states and union territories have been certified under NQAS, which is a comprehensive quality framework established by Ministry of Health to ensure and enhance the quality of healthcare services provided at public health facilities. It was initially focusing on district hospitals also, but now it is also focusing on sub-district hospitals, community health centers, Ayushman Arogya Mandir, and sub-health centers. So these standards are primarily meant for providers to assess their own quality for improvement through predefined standards and to bring up their facilities for certification. So the next topic is Sports Authority of India. This topic is important for your governance section. So Sports Authority of India has recently launched a 4-day sports sciences workshop for combat sports coaches. So what is SAI? It's an apex national sports body of India established by Ministry of Youth Affairs. It was set up in 1984 to carry forward the legacy of Asian Games, 9th Asian Games held in New Delhi in 1982 under Department of Sports. It's a registered society. It has the twin objective of promoting sports and achieving sporting excellence at national and international level. Its primary efforts include widespread talent scouting and training of selected individuals. Okay, the schemes of the SAI are implemented through various regional centers and training centers. It is also entrusted with the responsibility of maintaining and utilizing several stadiums in Delhi, like the Jawaharlal Nehru Sports Stadium, Indira Gandhi Sports Complex, Major Dhyan Chand National Stadium, Shama Prasad Mukherjee Swimming Pool Complex, and even Karni Singh shooting ranges.
So the next topic is PSLV C-62 mission. This topic is important for your science and tech section. So ISRO's PSLV C-62 rocket is marking India's first space launch of 2026. So it's a multi payload mission of ISRO. With the primary payload of it is the Earth observation satellite EOS-N1. This satellite will be used for civilian applications, and it will also carry Europe's KID. And apart from that, also the commercial payloads from various startups and research institutions across India, Mauritius, Luxembourg, UAE, Singapore, etc. Okay. So the next topic is open network for digital commerce. This topic is important for your economy section. So Archaeological Survey of India has recently enabled online ticket booking for over 170 centrally protected monuments and museums on the ONDC, which is an initiative of DPIIT aimed to democratize digital commerce. It aims to promote open networks for all aspects of exchange of goods and services over digital or electronic networks. So it basically wants to create a level playing field for sellers, buyers, or service providers to break the dominance of large e-commerce platforms. It aims to empower small businesses, retailers, and local artisans. It will comprise of buyer side apps and seller side apps, and also the logistic platforms that handle deliveries. It offers small retailers an opportunity to provide their services and goods to buyers across the country through an e-commerce system through standardized operations. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.